हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और ये 8 एमसीक्यूज़ इन्हीं डेली करंट अफेयर्स में से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के जो भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं। और आज की वीडियो में 8 जुलाई और 9 जुलाई के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनके एमसीक्यूज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और ये जो हमारी वीडियो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए यहाँ पर आपका फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो भी करंट अफेयर आता है डेली का, ये तो पता पड़ता ही है और ये पता पड़ता है कि किस तरह का क्वेश्चन आपके इस करंट अफेयर्स में से आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्जामिनर किस तरह से उसको दे सकता है, ठीक है। और डेली की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो इस सीरीज़ को दोनों ही बच्चे ज्वाइन ज़रूर करें, फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा सुनें। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करी गई है। अब देखो यहाँ पर खबर क्या थी, पहले हम खबर देख लेते हैं। खबर ये थी कि जो हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में अभी क्या हुआ है कि एक घड़ियाल वहाँ पर देखा गया है कई सालों बाद, ठीक है। जो कि जिसको ये माना जाता था कि ये जो घड़ियाल है ये वाइप आउट हो चुका है ब्रह्मपुत्र रिवर से, यानी कि ख़त्म हो चुका है। जो भी ब्रह्मपुत्र नदी थी है ना, वहाँ से ये जो घड़ियाल की स्पीशीज़ है ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर से कई सालों बाद ये स्पीशीज़ दिखी है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये खबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे का जो स्टैटिक पार्ट है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो हमारे सिलेबस में क्या आता है कि हमें ब्रह्मपुत्र रिवर पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं यानी कि उसकी सहायक नदियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, वो आसपास के जो भी करंट अफेयर होते हैं उनके पीछे से बनाए हुए स्टैटिक पार्ट से ही क्वेश्चन बनाकर देता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ छोटा सा मकसद यही है कि हम आपकी थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प कर पाएँ, ठीक है। तो अब आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको ये खबर समझ में आ चुकी होगी, इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब देखिए इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, क्या दिबांग है या कामेंग है या लोहित है। इसकी सारी ही ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ आती हैं। अब हम थोड़ी सी बात ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कर लेते हैं। अब देखो आपको पता होगा हमारा ये भारत देश है, इसको हम थोड़ा सा रफली यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन में, ठीक है, यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और असम से होते हुए बांग्लादेश में घुसती है और यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल में आकर ये गिर जाती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली लंबाई अगर देखें तो लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और ये जो ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये भी हमारे एग्ज़ाम में आ ही सकता है, कई बार ऐसे आया भी है, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट होती है कैलाश हिल्स से, ठीक है। कहाँ से होती है, कैलाश हिल्स से ये ओरिजिनेट यहाँ से कि मतलब है कि इसका वहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर यहाँ पर असम पड़ता है, ये वाला रीजन है ना हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ पर एक असम राज्य है। तो असम राज्य में फिर ये एंट्री मारती है यहाँ से घुसने के बाद फिर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में घुस जाती है, ठीक है। और फिर बंगाल की खाड़ी में आकर ये गिर जाती है। अब देखो इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी जो भी इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। तो उनके नाम देखो, एक तो होता है धनसिरी रिवर, ये हमें पता होना चाहिए कि धनसिरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो है ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है। दूसरा है कि ये लोहित रिवर, ये भी इसी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमने जो दिया है दिबांग रिवर, ये तो है ही, ठीक है। फिर एक आता है सुबनसिरी रिवर, ये भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। कामेंग रिवर है, ठीक है ना। फिर एक आती है मानस, तो मानस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानस रिवर ये इसी की ट्रिब्यूटरी है। संकोश रिवर ये इसी की सहायक नदियां हैं। तो इनके नाम हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि खबर के साथ साथ आपको वो वाला पार्ट जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है
वो आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले देखिए, हमारे चैनल में कई सारी सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी हैं। एक तो यही है जो मैं जीएस एमसीक्यूज़ आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें 8 क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। दूसरा है पॉलिटी के एमसीक्यूज़, यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ाते हैं और कई सारी वीडियोस हमने बना रखी हैं, तो आप जाके यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ की वीडियोज़ के अगर देखेंगे तो 2 तरह की है। एक है डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें कि पहले फुल चैप्टर पढ़ाया जाता है विद नोट्स, क्लास नोट्स दिए जाते हैं, आपको खुद से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इस चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए नोट्स हैं और एकदम फ्री है। बाकी कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पे कि फ़ीस चार्ज कर जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ फ्री है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमारी ट्रिक्स की वीडियोज़ हैं, यहाँ पर 5 एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं। ये ऐसे ही एमसीक्यूज़ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के लिए हमने कई सारी ट्रिक्स बना रखी हैं, बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, जाकर देखिए। नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर्स मंथली की। तो यहाँ पर पिछले पूरे महीने के जो भी करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंपाइल करके एक मैगज़ीन के रूप में लाया जाता है। तो अभी जून महीने की लास्ट मंथ जून महीना था, तो इसमें सिर्फ 55 वन लाइनर्स में कंपाइल करके और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को ही इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो आप जाकर ज़रूर देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मेंस टॉपिक्स की। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि शुरू से ही मेंस में ध्यान देते हैं, तो उनके टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारी चैनल की कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला जाता है। देखिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और है कि अभी हमने एक बिहार स्पेशल की सीरीज़ शुरू करी है, तो उसमें हमने बिहार के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं। अगर आपको पढ़ने हैं तो आप वो वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बिहार की स्पेशल हिस्ट्री को भी हमने कवर किया है, तो आप जाके इस बिहार स्पेशल सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, ये भी हम लोगों ने इसकी वीडियो बनाई है, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में। ये क्वेश्चन है, इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ। देखिए उचित एवं लाभकारी मूल्य, ये है उचित और लाभकारी मूल्य की बात करी गई है। तो ये किसकी सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या ये CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सिफारिश पर, या फिर फार्मर्स एसोसिएशंस के द्वारा, या फिर मंडियों के द्वारा करा जाता है। अब देखिए पहले हम इसकी खबर को देख लेते हैं। खबर यहाँ पर ये थी कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले जो भी हमारी जो चीनी थी, जो शुगर थी, उसके एक्सपोर्ट पर, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि निर्यात पर, ठीक है। चीनी के निर्यात पर क्या होता है, निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने का फैसला करा है, ठीक है। तो क्या हटाने का, प्रतिबंध हटाने का गवर्नमेंट ने फैसला करा है। किसने करा है, ISMA ने करा है। ये क्यों, क्योंकि चीनी का जो स्टॉक है वो पिछली बार से ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए हमने यहाँ पर खबर जान ली कि क्या थी। अब इस खबर में से हमारे एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि खबर नहीं पूछी जाएगी, क्या पूछा जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ पर जो टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, है ना, यानी कि टॉप का मतलब जो सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन जो करते हैं, ऐसे वाले राज्य कौन से हैं। तो राज्य कौन से हो गए आपके, राज्य हो गया महाराष्ट्र, हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, महाराष्ट्र आएगा, फिर यूपी आता है और बाद में आता है कर्नाटका। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब देखो इसका जो आंसर था कि फेयर और न्यूमरेटिव प्राइसेस को कौन रिकमेंडेशन देता है, तो वो देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी कि CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। कमीशन है ये किस चीज़ की है, एग्रीकल्चर के कॉस्ट की और उसके प्राइसेस की कमीशन है। तो यही यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है। अब हमने ये भी देख लिया, आंसर हमें पता चल गया है। एक हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या देख लिया कि कौन से राज्य हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब चीनी किस तरह की सॉइल में उगती है ना, ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि किस तरह की मिट्टी में चीनी उगती है। जो गन्ना है किस तरह की मिट्टी में उगता है, तो वो उगता है डीप रिच लोमी सॉइल में। कौन सी सॉइल में,
लोमी सॉइल में। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। किस में उगता है वो? लोमी सॉइल में उगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट था यहाँ पर। चलिए अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैनग्रोव इज़ करेक्ट। अब देखो यहाँ पर मैनग्रोव्स के बारे में बात करी गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैनग्रोव के संबंध में सही है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दे ग्रो अंडर हाई सॉल्ट एंड लो ऑक्सीजन कंडीशन। क्या ये जो मैनग्रोव होते हैं ये उच्च नमक और यहाँ पर कम आएगा, ठीक है, कम ऑक्सीजन के माहौल में उग जाते हैं। सेकंड है फॉर ब्रीदिंग दे डेवलप द न्यू मेटाफोर्स। सांस लेने के लिए क्या ये न्यू मेटाफोर्स को विकसित करते हैं। थर्ड है क्या एशिया जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैनग्रोव्स वर्ल्ड वाइड है, एशिया में पाए जाते हैं। तो ये तीन की तीन जो स्टेटमेंट है सारी की सारी स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है। ये मैनग्रोव्स के बारे में है। अब जान लेते हैं कि मैनग्रोव्स है क्या। चलिए तो देखिए, अब देखो सबसे पहले हम इसकी खबर देख लेते हैं। खबर क्या आई थी कि जो मैनग्रोव्स होते हैं ये एक तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं। कोस्टल एरिया का मतलब क्या है कि जो हमारे तटीय क्षेत्र है, जैसे कि ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारे भारत का दक्षिणी पार्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तटीय क्षेत्र है। तो इन्हीं तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर कि समुद्र का पानी भी होता है और यहाँ से नदियाँ भी आ रखी होती हैं कई सारी, ठीक है ना। तो इन्हीं वाले एरियाज़ में ये मैनग्रोव्स पाए जाते हैं। अब इनकी महत्ता क्या है? इनकी महत्ता ये है कि ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एनवायरमेंटली अगर देखा जाए कि ये अपने अंदर 75% कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। और हमें पता है कि हम आज को पोल्यूशन से ही जूझ रहे हैं, तो ये कितने इम्पॉर्टेंट हो गए हमारे एनवायरनमेंट के लिए, है ना। क्लाइमेट चेंज से भी लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं हमारे, अगर हम इन्हें अच्छे से उगाएं। हमारे जो पोल्यूशन हो रहा है उसको भी कम करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है ये, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें अडॉप्ट करने की हमें क्या दी जाती है? सलाह दी जाती है। तो बस यहाँ आर्टिकल यही था कि यहाँ पर अगर मैनग्रोव्स पे हम लोग ध्यान दें तो मैनग्रोव से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब नहीं होगा, बल्कि हमें सुनामी से, पोल्यूशन से, जो कार्बन है उससे हमें निजात पाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब मैनग्रोव के पॉइंट्स जान लेते हैं। मैंने आपको बता दिया पहली बात क्या है कि ये क्या है, ये साल्ट टॉलरेंट ट्री होते हैं, यानी कि अगर उसे ऐसे पानी में उगाया जाए जो कि नमकीन पानी, जैसे कि समुद्र के तटों पर हो गया, तो ये वहाँ पर उग जाते हैं, ठीक है ना। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उग जाते हैं, ठीक है। वैसे जो मोस्टली है जहाँ पर कि फ्रेश पानी, यानी कि जो ताज़ा पानी होता है, मीठा पानी होता है और प्लस साल्ट वाटर होता है, वहाँ पर ये उग जाते हैं। अब इसमें एक नई चीज़ है जानने के लिए, वो है न्यूमेटोफोर्स। देखो न्यूमेटोफोर्स क्या होती है? ये इन वाले पेड़ पौधों की, जैसे कि मानो ये है थोड़ा ज़मीन है और यहाँ पर ये पानी है, ठीक है। तो ये जो यहाँ इनकी जो जड़ होगी ना, ये जो पेड़ पौधे होंगे इस तरह से, ठीक है, तो इनकी जो जड़ें होंगी वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं, यानी कि सांस लेने के लिए पानी में नहीं, ये ऊपर की तरफ होती है, ये ऊपर की तरफ हवा में आकर के सांस लेती हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, इन मैनग्रोव्स के इस वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब जो एशिया है, एशिया पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैनग्रोव पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे भारत के बारे में। हमारे भारत में जो सुंदरवन है ना, आपको पता होगा कि ये जो वेस्ट बंगाल का एरिया है और बांग्लादेश का एरिया, यहाँ पर क्या है? सुंदरवन है ना। तो सुंदरवन जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट रीजन माना जाता है, लार्जेस्ट है ये, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो है ये यूनेस्को की, किसकी? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये लिस्टेड है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, स्टैटिक पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट। यहाँ पर ये बताना है कि कौन से मैचेस मिलान जो हैं वो सही हैं। अब देखो यहाँ पर आयरन के टाइप दे रखे हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, और इनकी आयरन की परसेंटेज दे रखी है कि कितना आयरन यानी कि लोहे का कितना कंटेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हमें मिलान करना है यहाँ पर कि कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर है वो डी है कि सारे ही कंटेंट जो है वो सही हैं।
सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट हेमेटाइट में पाया जाता है, मैग्नेटाइट में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो लोहा होगा वो किस में होगा, वो मैग्नेटाइट में ही पाया जाएगा। 70% अप्रॉक्सीमेटली 70% आयरन कंटेंट होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट में 60 से 70% आयरन होता है और लिमोनाइट में क्या होता है, 40 से 60% आयरन यहाँ पर होता है। अब आता है एक इसके अलावा, इन 3 टाइप्स के अलावा एक चौथा टाइप भी होता है जिसका नाम है साइडराइट। ठीक है, तो ये साइडराइट, ये जो ओर है इसके अंदर 40% से कम आयरन होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए, ये आयरन के टाइप्स पता होने चाहिए। कई बार ये आयरन के टाइप्स जो हैं ये पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स देखे हैं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए इसमें एक हमारा पॉइंट और बनता है, वो ये है कि हमारे देश में 7 स्टेट यानी कि 7 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि आयरन ओर की माइनिंग करी जाती है। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है हमारा, एक हो गया उड़ीसा, ठीक है, एक हो गया हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, एक हो गया हमारा राजस्थान, फिर है हमारा कर्नाटका, ठीक, फिर है झारखंड और फिर है मध्य प्रदेश और एक है महाराष्ट्र। तो इन स्टेट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर आयरन की क्या होती है, माइनिंग होती है। हमने यहाँ पर टाइप्स देख लिए, राज्य देख लिए और समझ लिया कि सबसे अच्छा आयरन कौन सा है, मैग्नेटाइट है। देखिए इन पॉइंट्स के आप शॉर्ट नोट भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन हम अपनी चैनल की कम्युनिटी में भी देते हैं, आप वहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ ऑफ मॉस्किटो इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग जीका वायरस, यानी कि निम्नलिखित में से मच्छर की कौन सी प्रजाति है जो कि जीका वायरस को फैलाने में ज़्यादा जिम्मेदार होती है। तो वह एनोफिलिस है या फिर एडीज़ है, क्यूलेक्स है या फिर मैनसोनिया है। तो इसका जो आंसर है वो है एडीज़ मॉस्किटो। ठीक है, एडीज़ मॉस्किटो में 2 तरह की है मेनली अगर देखा जाए, एक तो होती है एडीज़ इजिप्टी नाम की, ठीक है, और एक होती है एडीज़ एल्बोपिक्टस। ठीक है, ये 2 हमें पता होनी चाहिए। ये ही मेन वेक्टर का काम करती है जीका वायरस को फैलाने में। ठीक है, जीका वायरस को फैलाने में वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जैसे कि ये इंसान है, ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया मच्छर, ठीक है, ये मानो मच्छर है ये, ठीक है, ये मच्छर है। तो अब ये एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने में जो सहायक होगा तो उसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, यानी कि ये वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहा है। तो वायरस किसके सहारे आया, मच्छर के सहारे आया। ये इसको काटेगा, मच्छर फिर इसको काटेगा, तो जगह जगह पर जिसने फैलाया उसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज़ हाईएस्ट। अब देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। क्या वो पहली लोकसभा में था या 17वीं में था या 18वीं में था या फिर 11वीं में था। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा 17th लोकसभा में। ठीक है, 17th लोकसभा में आएगा। और अभी जो हमारी जो नई लोकसभा बनी है वो हमारी 18th नंबर की है, यानी 18वीं लोकसभा में है। उससे पहले जो थी 17वीं लोकसभा, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं थीं। ठीक है, अब इनकी परसेंटेज कितनी थी, हम कह रहे हैं सबसे ज़्यादा थी। अब वो सबसे ज़्यादा है कितनी, तो वो सबसे ज़्यादा है हमारी 14.4%। सिर्फ 14.4% को हम सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब अगर इनको नंबर्स में देखा जाए तो उस टाइम पर 78 MPs महिलाएं जो थीं वो यहाँ पर चुनकर आई थी। लेकिन इस बारी में 18वीं लोकसभा में 74 वुमेन्स ही आ पाई हैं, पहले से भी 4 कम आई हैं। तो अगर उन्हें परसेंटेज में देखा जाए तो 13.6% ही हैं। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम अपनी पहली लोकसभा की बात करें जो कि 1952 में बैठी थी, ठीक है ना, 1952 में बैठी थी,
तो उस टाइम पर कितनी थी? उस टाइम पे परसेंटेज थी सिर्फ 4.5% ही महिलाएं थी हमारे संसद में, हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में अगर देखा जाए तो सिर्फ इतनी ही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। और वुमेन थी कितनी? वुमेन थी 22 वुमेन थी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमारे यहाँ पर हमारी सरकार ने कई सारे स्टेप्स भी लिए हैं कि महिलाएं जो हैं वो लोकसभा में या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उन्हें ज़्यादा जो है बढ़ोतरी मिल सके। तो वो कौन कौन से हैं? एक आपको पता होगा कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना। उसमें क्या था? उसमें था कि 1/3 जो सीटें थी, 1/3 सीटें हमारी पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटी में वुमेन्स के लिए रिज़र्व करी गई थी। ठीक है ना। अभी थोड़े दिनों पहले एक एक्ट पास हुआ है 106वां, ठीक है, 106वां अमेंडमेंट एक्ट ये पास हुआ है। तो इसमें क्या है? इसमें है नारी शक्ति वंदन अभियान करके है, नारी शक्ति वंदन अभियान 2023 का। तो इसमें क्या करा है? इसमें भी 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में दिया गया है। और जो हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, ठीक है ना, उसमें दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली भी इन्वॉल्व है। तो इन सभी में इनको 1/3 यानी महिलाओं को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया माइनर पोर्ट्स कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ। देखो, भारत में लघु बंदरगाह की यहाँ बात हो रही है, तो वो लघु बंदरगाह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो क्या वो यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार में आते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारों के अंडर आते हैं, या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें उनमें आते हैं, या इनमें से किन्हीं में नहीं आते? तो देखिए, क्योंकि लघु की बात हो रही है, माइनर पोर्ट हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं ये। ठीक है, अब हम पहले खबर देख लेते हैं। न्यूज़ क्या था? न्यूज़ जो थी वो थी वाधवन पोर्ट के बारे में। और ये जो वाधवन पोर्ट है ये हमने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है ना, अगर आपने हमारी सीरीज़ फॉलो करी है तो ये वाधवन पोर्ट हमने आपको पढ़ाया था कि ये ग्रीनफील्ड पोर्ट है। और कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है ये है महाराष्ट्र में। अब देखिए, अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो दो तरह के पोर्ट्स होते हैं। एक तो होता है, यानी कि बंदरगाह की बात हो रही है, दो तरह के बंदरगाह हैं। एक है मेजर पोर्ट, ठीक है, बड़े बड़े पोर्ट, और एक होता है माइनर यानी कि लघु वाले, जो छोटे वाले पोर्ट हैं। तो जो मेजर पोर्ट है ना हमारे यहाँ पर, मेजर पोर्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। ठीक है, और इनके जो नंबर है वो कितनी है? वो 12 है। 12 फंक्शनल है, वैसे 13 हैं, लेकिन 12 क्या हो गए? 12 हैं फंक्शनल, जो कि लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर माइनर पोर्ट्स की बात करें यानी कि माइनर लघु बंदरगाह की बात करें, तो वो हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 200 हैं। 200 पोर्ट हैं, ऐसे 200 बंदरगाह हैं। और ये जो हैं ये हैं राज्य सरकारों के अंडर में होते हैं ये। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन फिश प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इंडिया इज़ एट विच पोजीशन। भारत विश्व भर में मत्स्य उत्पादन में कौन से स्थान पर है? क्या वो 6वें स्थान पर है, 2nd पर है, 1st पर है, या 5th पर है? चलिए अब देखिए, पहले हम खबर देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ ये थी कि केरला में एक तरह की एक फ़िश होती है, उस फिश का नाम है पर्ल स्पॉट। ठीक है, तो उस फिश के अंदर जीनोम एडिटिंग की बात सामने आई है कि जीनोम एडिटिंग करके, और ये जो फ़िश है यानी कि जो मछली है उसको हम जल्द से जल्दी बड़ा कर सकेंगे, और फिर उसका क्या कर सकेंगे? उसका एक्सपोर्ट कर सकेंगे, उसका ट्रेड कर सकेंगे। तो ये हमारी थी न्यूज़ थी। चलिए, तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बनता है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पर ना एक ई ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3rd आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3rd आएगा, यहाँ पर ये आया नहीं है यहाँ पर ये। ठीक है ना। तो अगर हम फ़िश प्रोडक्शन में देखें यानी कि मत्स्य उत्पादन में देखें, तो हमारा जो भारत है वो 3रे नंबर का लार्जेस्ट फ़िश प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है ना, 3रे नंबर का है। और अगर हम यहाँ पर देखें एक्वाकल्चर में,
किसमें देखें, एक्वाकल्चर। अब एक्वाकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ फिश नहीं होती है उसके अंदर, तो एक्वाकल्चर में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भारत है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्लू रिवॉल्यूशन सरकार जो है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। ब्लू रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। सरकार का एक और टारगेट है कि यहाँ पर जो फिशरमैन है यानी कि जो मछुआरे हैं, सरकार का टारगेट ये है कि 2025 तक जो मछुआरे हैं उनकी इनकम को भी डबल करा जाए, ठीक है ना, मछुआरों की इनकम को भी डबल करा जाए 2025 तक, ये टारगेट है। अब हम ये देख लेते हैं, क्योंकि कई बार न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ़िश यानी कि जो मछली है उसके अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मिनरल्स या फिर जो है अच्छी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कौन से होते हैं, देखिए, एक तो होता है फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है ना, हेल्दी वाला फ़ैट होता है, ऐसा वाला फ़ैट नहीं है जो हम चिप्स वगैरह बर्गर्स में खाते हैं ना, अच्छा वाला फ़ैट है, ठीक है। तो उसके अंदर ओमेगा फैटी 3 एसिड होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि ओमेगा फैटी 3 एसिड किसके अंदर होता है, तो वो फ़िश के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब फ़िश क्योंकि समुद्र में पाई जाती है तो वो उसके अंदर आयोडीन मिलता है, उसके अंदर विटामिन डी होता है और कैल्शियम से भरपूर है, ठीक है। तो फ़िश को कंज्यूम करने से बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिजीज़ जो हमें होती हैं, है ना, वो ठीक हो जाती हैं। तो ये सारे हमें कंटेंट्स पता होने चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे 8 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे और आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर से फॉलो करेंगे। और आपके जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, ठीक है। तो समझ में आपको आया है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल के बारे में आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें ज़रूर कमेंट करें। हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं, और सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।